देखो क्लोरीन से हम लोग आगे रिएक्शन कराएंगे। तो ये Na2SO3 नाम तो जानते हो ना, क्या रास्ता है नहीं, H2O2 से ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है Na2SO4, एक ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीडाइज कर देता है तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और H2O। Na2 प्लस O2 अगर दोनों रिएक्शंस को मिक्स किया जाए तो प्लेटिनम गेज के प्रेजेंट में थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रखते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। अमोनियम क्लोराइड को कभी हीट कर दोगे, गर्म करोगे, जिसमें से अमोनिया जैसी गंध आती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा। इसमें अगर हम लोग वाटर मिक्स करें, पानी डालें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है और क्लोरीन जैसी गंध आती है। इनिसेंट क्लोरीन होता है जो ब्लीच का काम करता है और रंग उड़ाने का काम करता है। HCO3 जो होता है HCl से रिएक्शन कराने NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज करता है। अगर हम लोग जनरल कोष्टक से करें तो जिंक सल्फेट तैयार करता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Cl का रिएक्शन H3PO4 से कराया जाए, 3 मॉलिक्यूल में सोडियम सल्फेट बनाता है। H का रिएक्शन करने से कराया जाए, प्लस H2 एसिड।
14 नंबर 14 नहीं सर, पंखा दिख रही है। अच्छा नंबर अपने हिसाब से कर लेना, 14 तो 15। सर कपल इसमें ज़्यादा आपकी क्रियाशील है। किसमें? हाँ हाँ, वहाँ पे वो इलेक्ट्रोकेमिकल से जैसे अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील को डिस्प्लेस कर पाते हैं, लेकिन कम क्रियाशील वाले अधिक को नहीं कर पाते। जी क्या लिखा है? अम्लराज, एक्वारेजिया उसको कहते हैं, चाहे अम्लराज को किंग ऑफ एसिड, चाहे एक्वारेजिया। कई बार फार्मूला पूछता है तो वो आपको जानना है कि 3 आयतन HCl और 1 आयतन नाइट्रिक एसिड HNO3 की मिलान से बनता है। CHS का पेपर दे रहे थे हाई स्कूल 2010 में, तब ये क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम भूल गए कि 3 कौन रहता है, 1 कौन रहता है। मतलब HCl 3 है, HNO3 3 है, और बोला था HNO3 और HCl का अनुपात बताओ, तो क्या बनेगा? 1:3 या 3:1। नहीं, HCl और HNO3 की किताब में ये है, पूछा था HNO3 और HCl का अनुपात कितना है, HNO3 और HCl का, तो HNO3 1 और HCl 3, मतलब 1:3 सही था। लेकिन हमेशा 3:1 पहला कभी वो कंपटीशन था तो हमें सोचना चाहिए था, हमें इतना याद था कि 3:1 होता है, लेकिन ये क्लियर नहीं था कौन 3 होता है कौन 1। एट लास्ट क्वेश्चन हो गया।
स्केचेस का नाम सर जी सब अब तो यहाँ के लोग जान पाए, हम 2010 में लिए थे, आज से 10 साल पहले। तो हमारे भैया फिजिक्स में पढ़ते थे, तो वो फॉर्म बना दिए, वो भी बायो से, फर्स्ट ईयर बायो पढ़ने के लिए दिए थे, लेकिन हमको बायो में आता नहीं था, तो सब चाहते भी नहीं थे कि एडमिशन हो जाए। हम जान कि वो भैया फॉर्म ला, उसका घर के जमा करो, तो हम बायो टिकट मार के जमा कर दिए, जबकि हमारा मैथ बहुत अच्छा था, सब लोगों को पता भी था मैथ से पढ़ना है। बाद में डांट भैया खाए, जब एडमिट कार्ड आ गया तो हम अपने आप को एग्जाम बना दिए, फिर हम क्या जाने बाहर आएगा, भैया देखना चाहिए तो फॉर्म भरना था यहाँ से। बायो पेपर दिए, उसमें भी होने लगा, 67 नंबर आ गया, 71 तक हो गया था, कहीं 71 होता तो बायो तब तक कहीं और हो गए, वहाँ से तब तक आए। लेकिन 3 बार जाना पड़ा, एक बार फॉर्म भरने, एक बार एग्जाम देने, एक बार काउंसलिंग कराने, नहीं चलता हो गया। देखो आपको पता होगा कि 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं, वो लगभग मुख्य 4 से 5 तरह का होता है। पहला योगात्मक अभिक्रिया, या तो एडिशन रिएक्शन पे काम करता है, या तो प्रतिस्थापन क्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको सॉरी विस्थापन और प्रतिस्थापन, और उसके बाद में या तो डिकम्पोजिशन उसकी भी यूज है, और एट लास्ट अगर चलता तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे चलता है, जिसमें ऑक्सीडेशन में घटते बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट में डालते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्षार है और ये अम्ल है, तो अम्ल क्षार का रिएक्शन क्या बनाएगा, लवण ऊर्जन वो क्या होगा, उदासीनीकरण। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट बढ़ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का -1 आएगा क्योंकि पैरासाइड है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का -2 आएगा, तो ऑक्सीडेशन में घटा कि बढ़ा, घट गया, -1 से -2। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन -2 लगता है तो कार्बन +2 आएगा, जबकि यहाँ कार्बन का +4 आएगा, तो कार्बन का बढ़ा। मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आता है। सबसे बड़ी चीज है कि रिएक्शन में हम जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं कि ये इससे करता है, तो उस रिएक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस रिएक्शन को कहाँ यूज करते हैं। जैसे अगर इस रिएक्शन को हमें यूज करना तो अमोनिया बनाने की मेथड में यूज करेंगे, अमोनिया बन रहा है, HCl बन रहा है तो HCl बनाने की यूज करेंगे, या इसके रासायनिक गुण में इसको लिख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा Na2SO4 या वाटर बनाने की भी जगह कभी लिखना है तो भी रिएक्शन लगा सकते हैं, या इसको कभी रासायनिक गुण लिखना है, या Na2SO3 का कभी रासायनिक गुण लिखना है तो भी लिख सकते हैं। जैसे चाहे व्यंजन छूट का रासायनिक गुण लिखना हो और चाहे पानी का रासायनिक गुण लिखना हो, दोनों में रिएक्शन चलेगा। और अगर आपको बुझा हुआ चूना बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्लोरीन गैस बनाना है तो भी ये रिएक्शन लिखा जा सकता है। मतलब जो चीज रिएक्टेंट होते हैं उनके रासायनिक गुण होते हैं, और जो चीज प्रोडक्ट होते हैं उनके बनाने की विधि होती है। तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है, तो कोई भी कंपाउंड का रासायनिक गुण लिखना है तो हम ऐसे रिएक्शन को सोचते हैं जो रिएक्टेंट में रहे, और जब बनाने की विधि लिखना होता है तो हम ऐसे पार्ट में सोचते हैं जो प्रोडक्ट में रहे। लेकिन रिएक्शन इतना ही लिखना उचित नहीं होता है। आप कोई भी रिएक्शन लिखोगे तो इसके नीचे नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, इसका आयोडीन, ये आयोडाइड नहीं है, Cl आता है तो क्लोराइड पढ़ते हो Cl, और ClO3 आता है तो क्लोरेट, I आता है तो आयोडाइड, लेकिन IO3 आता है तो आयोडेट, सोडियम आयोडेट। तो ये सोडियम आयोडाइड, ये क्लोराइड फ्लोराइड की तरह है, सोडियम आयोडाइड और ये वाटर। तो नीचे तो नाम लिखना पड़ता है, और चल इसके ऊपर फिर इसको बताना पड़ता है कैसे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है तो सोडियम आयोडेट और सोडियम ऑक्साइड बनता है, साथ में जल भी बनता है। तो जल लिखेंगे या ना लिखे, मेन प्रोडक्ट को बता देते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, इसका नाम कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट होगा। आपको पता होगा कॉपर में जब पूछा जाता है क्या तो क्यूप्रस होता है तो क्यूप्रिक होता है, क्योंकि NO3 पे एक माइनस होता है। अगर हम नेमिंग में पढ़ाए होंगे तो वहाँ याद आ रहा होगा, 2 लोग हैं तो 2 माइनस, तो यहाँ +2 आएगा। और कॉपर +1 को क्यूप्रस, कॉपर 2+ को क्यूप्रिक कहते हो, तो 2+ वाले में क्यूप्रिक हो जाएगा, क्यूप्रिक नाइट्राइट। नाइट्राइड नाइट्रेट, नाइट्राइट में क्या होगा, नाइट्रेट। NO2 आता तो नाइट्राइट, NO3 है तो नाइट्रेट, और खाली N होता तो नाइट्राइड। तो ये क्या होगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट और सिल्वर। तो इसको जैसे विलियन वाला एक रिएक्शन लिखे होंगे, इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम कार्बाइड,
जैसे सल्फाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड डाला ना, ऐसे एल्युमिनियम कार्बाइड है, इसमें पानी डालने पे कौन सा क्या बनता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और मीथेन गैस बनता है। ये मीथेन बनाने का जब पढ़ना तो भी लिख सकते हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पढ़ना था भी से लिख सकते हो, या फिर वाटर का अगर रासायनिक गुण पढ़ते हो तब भी इसको यूज कर सकते हो। ये भी नाइट्राइड और भी कंपाउंड के लिए नाम क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। जब यह आता है तो नाइट्राइड, और जब NO2 आता है तो नाइट्राइट, और NO3 आता है तो नाइट्रेट। तो आपको याद रखना है कैसे, जैसे कहीं सल्फाइड है, अभी यहाँ पे कंपाउंड आया हुआ है जैसे सोडियम सल्फाइड है, क्या है, नेमिंग रिवाइज नहीं करोगे तो आपका रिएक्शन चला जाएगा। इसका नाम सोडियम सल्फाइड, SO3 है, और ये सोडियम सल्फेट है। तो आपको SO3 पे क्या पढ़ना है, SO4 पे क्या पढ़ना है, ये आपको जब नेमिंग पढ़ाई थे हम, तो आपको याद आ रहा होगा ऑर्गेनिक में हमने पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंडों को नॉमेनक्लेचर, आयन और मूलक को देख करके 5 स्टेप बताए थे। एक नॉर्मल पढ़ना, एक चार्ज देख के पढ़ना, एक उल्टा पढ़ना, एक सूडो को अलग तरह से पढ़ना, और कहीं कहीं पे डायग्राम ट्राई करना। जैसे इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लगाना पड़ता है। इसका नाम जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम डाइसोडियम, 2 सोडियम है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन किससे रिएक्शन जाता है, अमोनियम क्लोराइड, या नौसादर भी से कह सकते हैं दूसरे नाम में। बना क्या है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। लेकिन इसका एक कंपाउंड का अलग ही नाम रखा गया, क्या, माइक्रोकॉस्मिक लवण। वही सूत्र बताया था ना कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है, तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला हो गया। अगर इसमें हम बात करें जैसे हम ये क्या है, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे एस्टिक एसिड, कोई भी एसिड में जब हम मेटल डालते हैं तो आपको पता होगा उसका रेडिकल्स के साथ कंबाइन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो क्या पढ़ा जाएगा इसको, सोडियम एसीटेट, ये उल्टा पढ़ने वाला तरीका, और क्या निकलना है, हाइड्रोजन गैस। या ये सब आपको याद रखना है कि जैसे अम्ल आपको 11 बताए गए होंगे, हमने नेमिंग में 11 एसिडों का नाम बताया, लेकिन उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो हम उसमें HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सादा सादा तेजाब समझो, क्या समझो, हॉट होता है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये भी अलग अलग धातुओं से तो क्रिया कर लेता है, लेकिन जो बहुत कम क्रियाशील धातु होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग क्लास 10th या 12th के क्लास में एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि जिन तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होती है, अर्थात मानव का चेन इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है, उन्हें ऊपर रखा जाता है, और जिनका ज्यादा होता है अर्थात क्रियाशील कम होती है उसे नीचे रखा जाता है। उसमें आपको कई तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताए गए होंगे कि अधिक क्रियाशील वाले कम क्रियाशील को डिस्प्लेस करे जाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हमने यूज दिया है कि यहाँ पे कॉपर सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील होता है और रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है, इसलिए इसके रेडिकल्स इसको हटा के खुद रेडिकल्स कंपाउंड बना लेता है। इसको कभी लैंग्वेज में ऐसा सुना होगा कि क्या कारण है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को कॉपर के ग्लास में रख के हिलाने पर धीरे धीरे वो नीला हो जाता है। तो क्योंकि ये कॉपर नाइट्रेट बनने लगता है, कॉपर के कंपाउंड जो होता है वो नीले कलर के होते हैं, धीरे धीरे उसका सिल्वर कलर गायब हो जाता है, मतलब चांदी वाला रंग गायब हो जाता है, वैसा हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। लेकिन वहीं पर सिल्वर की क्रियाशीलता कम होती है तो कॉपर को हटा नहीं पाता, मतलब कम क्रियाशील वाले अधिक क्रियाशील को नहीं हटा सकते। वहीं पे आपको बताया गया होगा कि जो हमारे कम क्रियाशील धातुओं में आते हैं, जैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में तो लिथियम आता है जो सबसे ऊपर है, लिथियम, उसके बाद में क्रियाशीलता घटती चली आई सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, लेकिन सबसे नीचे जो है वो प्लेटिनम और गोल्ड आते हैं। कौन? प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड ऐसे होते हैं धातु जिन पे क्रियाशीलता बहुत कम होती है, यही कारण है कि उस पर जंग कम लगता है, मतलब उस पर जंग नहीं लगेगा, कभी पानी में रखो गर्म करो तो जंग नहीं लगता है, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। अब वो किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, मतलब ना तो सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेंगे, तो फिर उनको रिएक्शन ना करने की वजह से हम उनका जब कभी कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाते हैं या कुछ अलग कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, अम्लराज। अम्लराज को इंग्लिश में किंग ऑफ एसिड कहते हैं, मतलब अम्लों का राजा होता है। ये एक ऐसा अम्ल है जिसमें सबको घुलना है, सबको अपने अंदर घोल लेता है, अर्थात क्रिया कर लेता है, चाहे वो कम क्रियाशील वाले हो चाहे ज्यादा। ज्यादा वाले तो डबल क्रियाशील वाले सबसे कर लेते हैं,
जैसे देखो सोडियम बहुत क्रियाशील था, तो एक दुर्बल अम्ल से भी रिएक्शन कर लिया, वीक एसिड से भी कर लिया। लेकिन जो कम क्रियाशील है जैसे गोल्ड हुआ, जैसे प्लेटिनम हुआ, वो लोग इनसे नहीं करेंगे, Cl से नहीं करेंगे, H2SO4 से नहीं करेंगे। तो उनको करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अम्लराज, जिसको केमिस्ट्री में दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। ये दोनों की अगर बात करें तो ये बना किससे होता है? 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिकम और 1 आयतन नाइट्रिकम। अगर हम 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिकम और 1 लीटर नाइट्रिकम को मिला दें तो जो अम्ल बन के तैयार हो जाता है उसको हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये सबसे क्रिया करा लेता है, चाहे वो गोल्ड रहे चाहे प्लेटिनम रहे, मतलब कम से कम क्रियाशील धातुओं को भी अपने अंदर घोल लेता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ एसिड या अम्लराज कहते हैं। नाम बदल के कभी कभी इसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि कौन 3 अनुपात में होता है, कौन 1 अनुपात में होता है। मतलब 3 मात्रा ली जाती है Cl का और 1 मात्रा लिया जाता है HNO3 का। आप कभी सोनार के पास जाओगे तो उनके पास ये एसिड रखा होता है। जब आप कभी कोई गोल्डन चीजें ले जाओगे ना, पुराना हो गया, चमक नहीं रहा है, तो इसी में डाल देते हैं, हिला के थोड़ी देर बाद निकाल देंगे तो ऊपर वाला लेयर अपने में घोल लेगा। जैसे रंधा मारते देखो, लकड़ी जब खराब हो जाए बड़े पास ले जाओगे तो क्या करेगा? एक तरफ उजाड़ देगा, फिर चमक आ जाएगी। एक ही परत हो जाता है तो गोलियां निकल जाता है। जब उनको पास ले जाओगे चांदी या सोने को, तो चांदी और सोना बहुत कम क्रियाशील धातु होते हैं, लेकिन फिर भी वो अम्लराज में क्रिया करते हैं। फिर इसको डुबाते हैं और डिप करने के बाद उसको हिलाएंगे थोड़ा देर तक ब्रश से, तो सब निकाल के दे देंगे तब चमकने लगेगा। इसमें आपके कुछ मिलीग्राम इसमें घुल जाते हैं, तो वो पैसा नहीं लेते साफ कराइए। कभी भी जाओगे सोना साफ वैसे कर दिए हैं तो क्या करेंगे, तो बताते हैं कि हमारे पास साफ करने का पैसा नहीं, लेकिन मिला के आपका कुछ मिलीग्राम हो जाता है। अब ऐसे दिन भर में 20 लोगों का करेंगे तो थोड़ी थोड़ी मान लो 10-20 मिलीग्राम आ गया, काम भी कर गया। 1 ग्राम सोने का दाम 5000 है। 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम का 5000 लगता है। तो फिर अगर 1 मिलीग्राम का 1 रुपया हो गया, 1 मिलीग्राम का 1 रुपया। अब 1 मिलीग्राम में मान लीजिए कभी वो 1 ग्लूकोज में 50 मिलीग्राम आ जा रहा है, तो तुम्हारा 1 ग्राम मतलब 1000 ग्राम है, मिलीग्राम है। तो लोग अक्सर आधी भरी 1 भरी का बनाते हैं अपना गोल्डन का, मतलब 5 ग्राम का अगर बनवाए हैं तो 5000 ग्राम का। 5000 ग्राम में से अगर 20 ग्राम चला आएगा तो जान पाएंगे, तब वो तो 4980 ग्राम बचेगा। अब 20 ग्राम का 20 रुपया हो गया। ऐसे दिन भर सबका दूध नहीं है, अपना काम करता हो गया, वो कहाँ चला जाता है? इसी में घुल जाता है। इसमें तो दिन भर के लिए रख दो तो आधा घुल जाएगा, 10 ग्राम रख दोगे 5 ग्राम बचेगा, और ज़्यादा देर तक गामा वामा भूल दोगे तो खत्म हो जाएगा, उसमें सब रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सबको घोल लेता है। वो लोग जब उसमें डालते हैं तो पहले कौन घुलेगा? ऊपर वाला परत के अंदर वाला? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला गंदा वाला घुल के चला जाता है, बाद में उसको वेरीफाई करके सोना निकाल लेते हैं उसमें से। तो कभी भी सोना के पास जाओगे अपना जमीन साफ कराने के लिए तो उसका पैसा नहीं दोगे, वो साफ कर देते हैं, तो थोड़ा सा उनका हो जाता है। वो इसी अमल का यूज करते हैं, समझ में? ऐसे हम इसका कई तरह से यूज कर सकते हैं।